आज हम क्लास 12 के यूपी बोर्ड के भौतिकी में पूछे जाने वाले विकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि +3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता की 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं तो उनकी कुल फोकस दूरी कितनी होगी। तो कुल क्षमता बराबर P बराबर होता है P1 + P2। तो +3 में जब -1 जोड़ेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 डायोप्टर। और चूंकि मुझे फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर होता है 100/P। तो 100/P का मान हम अभी निकाले हैं तो +2 आया है। 100 में जब 2 का भागा देंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। इसी तरह से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश की किरण निर्वात से 2 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, यानी एक ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2 है। तो प्रकाश की किरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग जाएंगे प्रकाश द्रव्य की द्वैत प्रकृति नामक चैप्टर में तो उसमें यह है, आप सवाल हल करेंगे तो उत्तर आएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। यानी इसमें 4 ऑप्शन है, 12000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम, 24000 एंगस्ट्रॉम और 15000 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 3000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि n बराबर होता है V1/V2। n का मान 2 दिया ही है और V1 का मान दिया है 6000 और बाद में उसका तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है V2 का मान। तो V2 बराबर हो जाएगा V1/n। तो V1 यानी 2000 में जब 6000 में जब 2 का भागा देंगे तो आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। फिर प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि व्यतिकरण करने वाली 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। इसका सही उत्तर होगा 49:1। 4 ऑप्शन है इसमें, 4:3, 49:1, 25:7 और 256:81। इसका सही उत्तर होगा बी, 49:1। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा एक वर्णीय प्रकाश देता है। 4 ऑप्शन है, मोमबत्ती कि बल्ब कि मरकरी कि लेसर। तो जो लेसर होता है वो अच्छा और सबसे एक वर्णीय प्रकाश अच्छा देता है, इसीलिए इसका सही उत्तर डी होगा, लेसर, लेजर भी इसको कहते हैं। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 5वां, प्रकाश के ध्रुवण की घटना प्रकट करती है, यानी जो प्रकाश के ध्रुवण की घटना होती है उसमें क्या दिखता है या क्या प्रकट करती है। ए है अनुदैर्ध्य प्रकृति कि अनुप्रस्थ प्रकृति कि कण प्रकृति कि कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी प्रकाश में ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रकट करती है। फिर अगला प्रश्न है, वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को प्रकट करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति प्रकट होती है ध्रुवण में। इसका सही उत्तर सी होगा। 4 ऑप्शन है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकीर्णन। तो इसका सही उत्तर ध्रुवण होगा, सी, यानी ध्रुवण में जो प्रकाश है उसकी अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दिखती है। फिर अगला है, प्रकाश के ध्रुवण के संबंध में बूस्टर का नियम क्या है। n sin IP बराबर 1 कि n cos IP बराबर 1 कि n tan IP बराबर 1 कि n cot IP बराबर 1। तो इसका सही उत्तर होगा डी, n cot IP बराबर 1। इसका सही उत्तर होगा डी, n cot IP बराबर 1, n cot IP बराबर 1। फिर आगे कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाश्चन श्रेणी आती है। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में कि अवरक्त क्षेत्र में कि पराबैंगनी क्षेत्र में कि कोई नहीं। तो पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 कि एक्स किरणें हैं। पहला गतिमान इलेक्ट्रॉन, दूसरा गतिमान धनात्मक आयन, तीसरा गतिमान ऋणात्मक आयन कि चौथा वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो जो एक्स किरणें होती हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर डी होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग। फिर अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 एंगस्ट्रॉम वाली एक्स किरण का वेग होता है
तो जो एक्स किरणों का वेग होता है जिसका तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन हो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3×10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड कि 3×10⁻11 मीटर प्रति सेकेंड कि 3×10⁻12 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने कहा प्रकाश की चाल के बराबर, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसका सही उत्तर ए होगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 11वां है कि एक्स किरण नलिका पर लगाया गया विभवांतर बढ़ाने पर उत्सर्जित विकिरण की, पहला ऑप्शन है तीव्रता बढ़ती है कि तीव्रता नहीं बदलती है, कि तीसरा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बढ़ती है कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वही रहती है। तो इसका सही उत्तर है कि तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी बी, तीव्रता नहीं बदलती है। अब विभवांतर कितना भी बड़ा हो। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 12 कि निम्न में से कौन मूलकण नहीं है, यानी कौन इसमें से जो है नाभिक में नहीं पाया जाता है। प्रोटॉन कौन सा जो है नाभिक में या परमाणु में नहीं पाया जाता है, तो पहला कह रहा है प्रोटॉन, दूसरा मेसान, तीसरा न्यूट्रिनो और डी है अल्फा कण। तो सही इसका उत्तर होगा डी, अल्फा कण। अल्फा कण परमाणु में नहीं पाया जाता नाभिक में। फिर प्रश्न संख्या 13वां है कि नाभिकीय बल है, पहला गुरुत्वाकर्षण बल है कि विनिमय बल है कि चुंबकीय बल है कि कोई नहीं। तो जो नाभिकीय बल है वह विनिमय बल है, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा, विनिमय बल। फिर अगला प्रश्न है नाभिकीय बल की प्रकृति होती है, यानी नाभिकीय बल किस तरह से काम करता है, वैद्युतीय कि चुंबकीय कि गुरुत्वीय कि कोई नहीं। तो इन तीनों में से कोई नहीं कार्य करता है, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा, नाभिकीय बल विनिमय बल की तरह काम करता है, इसलिए इसमें कोई उत्तर नहीं होगा, डी। फिर अगला प्रश्न है एक तत्व के परमाणु जो द्रव्यमान में भी अलग अलग हों परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं उन्हें कहते हैं, पहला समस्थानिक, दूसरा विसंभारिक कि तीसरा समन्यूट्रॉनिक कि चौथा कोई नहीं। तो ऐसे तत्वों को हम लोग संभारिक कहते हैं, जो समान रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। फिर प्रश्न संख्या 16वां है, महत्वपूर्ण है, परमाणु क्रमांक जिसका समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसे कहलाते हैं वो लोग, वो या उसे कहते हैं, पहला समस्थानिक, दूसरा समभारिक, तीसरा समन्यूट्रॉनिक कि चौथा कोई नहीं। तो ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग, समस्थानिक। इसका सही उत्तर ए होगा। फिर कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हो इसमें से क्या उत्सर्जित नहीं करता, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या गामा किरण या हीलियम नाभिक। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह प्रोटॉन का उत्सर्जन नहीं करता, इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे अल्फा गामा और बीटा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। फिर कह रहा है वह कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है, इसमें कौन है, तो अल्फा कण है कि बीटा कण कि पॉजिट्रॉन कि प्रोटॉन। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होता है वह अल्फा कण होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी वैद्युत क्षेत्र किसमें से किसको विक्षेपित कर सकता है। पहला विकल्प है एक्स किरणों को, दूसरा अल्फा कणों को, तीसरा है गामा किरणों को, चौथा न्यूट्रॉनों को। तो जो विद्युत क्षेत्र है वह अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा, अल्फा कण। फिर अगला प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी औसत आयु के बराबर समय अंतराल के लिए विघटित होता है, तो उसका विघटन अंश होगा 1/ke, बी है E-1/ke, सी है 1-1/ke, डी है E-1/ke2। तो इसका सही उत्तर सी होगा 1-1/ke। इतना ही उसका विघटित अंश होगा। अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाला
वाले बीटा कण वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से बीटा कण निकलते हैं वे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कैसे होते हैं। पहला, नाभिक के बाहर किसी कक्षा में चक्कर लगाने वाले, कि बी नाभिक के बाहर पहले से ही रहने वाले, किसी उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक के भीतर पैदा हुए इलेक्ट्रॉन, कि उत्सर्जन के ठीक पहले नाभिक के बाहर पैदा हुए इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले बीटा कण होते हैं वो उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक के भीतर पैदा होने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर सी होगा। यानी अल्फा और बीटा और गामा किरण उत्सर्जित जिस पदार्थ से यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ जो अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करता है उसमें जो बीटा कण से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो उत्सर्जन से ठीक पहले नाभिक में पैदा हुए होते हैं, इसलिए सही उत्तर इसका सी होगा। फिर कह रहा है 1 क्यूरी बराबर है। 1 क्यूरी किसके बराबर है? 3.7 × 10⁵ बैकेरल, 3.7 × 10⁶ बैकेरल, सी 3.7 × 10⁸ बैकेरल या 3.7 × 10⁻10 बैकेरल। तो जो 1 क्यूरी का मान होता है वह 3.7 × 10⁻10 बैकेरल के बराबर होता है, इसीलिए सही इसका उत्तर डी होगा 3.7 × 10⁻10 बैकेरल। फिर कह रहा है सक्रियता जो है उसका मात्रक होता है पहला क्यूरी, दूसरा मिली क्यूरी, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा बैकेरल। तो इसका सही उत्तर डी होगा बैकेरल, यानी सक्रियता का मात्रक बैकेरल होता है, इसलिए क्योंकि बैकेरल ने ही इसकी खोज की थी रेडियोएक्टिव पदार्थ को। फिर कह रहा है क्यूरी का मात्रक है, यानी क्यूरी का मात्रक क्या है? क्यूरी मात्रक है किसका? अर्धायु का, कि क्षय नियतांक का, कि रेडियोएक्टिव सक्रियता का, माध्य आयु का। तो जो क्यूरी है वह रेडियोएक्टिव सक्रियता का मात्रक है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा रेडियोएक्टिव सक्रियता यानी सी इसका सही उत्तर होगा रेडियोएक्टिव सक्रियता, यानी रेडियोएक्टिव सक्रियता का मात्रक जो है क्यूरी होता है। फिर अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय विकिरण है? पहला है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा एक्स किरण, चौथा धन किरणें। तो इसका सही उत्तर है अल्फा कण। जो अल्फा कण है वो चुंबकीय विकिरण है। फिर अगला प्रश्न है कि किसी n प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है, यानी जो n प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें आवेश को कौन वाहक करता है या ढोता है? तो पहला है केवल इलेक्ट्रॉन, दूसरा है केवल कोटर, तीसरा है दोनों, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों अल्प इलेक्ट्रॉन और अल्प कोटर, या डी है दोनों अधिक इलेक्ट्रॉन या अधिक कोटर, यानी इसमें से इसका सही उत्तर होगा डी, यानी जो n प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन और अधिक कोटर होते हैं और वहीं आवेश को ढोते हैं, डी इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 27 कि n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है, यानी जो n प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें वैद्युत चालन किसके कारण होता है? पहला इलेक्ट्रॉन के, दूसरा प्रोटॉन के, तीसरा कोटर के और चौथा पॉजिट्रॉन के। तो इसका सही उत्तर होगा ए इलेक्ट्रॉन, यानी जो n टाइप प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है चालन का प्रमुख कारण होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं पी-एन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। जो पी-एन संधि डायोड होता है उसके अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, कि चौथा न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो इसका सही उत्तर होता है डी न इलेक्ट्रॉन न कोटर। पी-एन संधि डायोड में के परत में अवक्षय परत में न इलेक्ट्रॉन होता है न कोटर होता है। फिर अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ, यानी ट्रांजिस्टर की रचना में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ यूज होता है? पहला तांबा, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एबोनाइट, चौथा चांदी। तो जो ट्रांजिस्टर है उसमें सबसे अधिक सिलिकॉन का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी होगा सिलिकॉन। और अगला प्रश्न है कि एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन, कि दूसरा कोटर,
या होल कि तीसरा इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, किसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, होल या कोटर।